महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, मराठवाड़ा में 4 से 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। जालना, नांदेड़ पर और साथ ही परभणी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिंगोली, वाशिम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:15 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भूकंप के झटके 4 से 4.5 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है। तो ये भूकंप के झटके कई जिलों में महसूस किए गए, कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। जालना में, नांदेड़ में, परभणी में भूकंप के झटके, साथ ही हिंगोली, वाशिम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि आज सुबह 7:15 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके जब आए तो घरों के अंदर क्या स्थिति थी। बिग वॉल के माध्यम से ये दोनों तस्वीरें आपके सामने देखिए। पंखे हिलने लगे और कई मकानों में हल्की दरारें भी देखी जा रही हैं। ये 2 तस्वीरें हैं मराठवाड़ा से जो आई हैं हम तक। और भूकंप के झटके आज सुबह 7:15 पर महाराष्ट्र में महसूस किए गए, जिसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव हमारे साथ, राजीव सिंह संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? नुकसान हुआ है कोई या फिर सिर्फ मामूली झटके थे इन इलाकों में जो लोगों ने महसूस किए? देखिए, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताई गई है। जान माल के नुकसान की खबर अभी शुरुआती तौर पर जो है नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का एक कहना है कि चूंकि ये ग्रामीण इलाकों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इस वजह से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। लोग काफी डर गए थे। घर के सामान, पंखे जैसे तमाम चीजें जो है हिलने लगी, वाइब्रेट होने लगी, तो लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। थोड़ी देर के लिए एकदम पैनिक सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। 5 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो काफी बड़े पैमाने पर यह भूकंप था, जिसने मराठवाड़ा के जालना, परभणी, हिंगोली, वाशिम, इन तमाम 5 जिलों को अपने कह सकते हैं कि उस पर प्रभाव डाला। लेकिन अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बिल्कुल राजीव, अच्छी बात यही है कि किसी भी जगह से जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। ये जरूर है कि लोगों ने इन झटकों को महसूस किया और अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राजीव आपका। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश की जद में हैं। जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। इतना ही नहीं, मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी साथ में गिरे। सड़क जहां पत्थरों से भर गई, वहीं काफी मलबा खाई में भी गिरा। भयानक लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इस दौरान वहां से आवाजाही कर रहे तीर्थयात्री और मॉर्निंग वॉक पर गए स्थानीय लोग बाल बचे। लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लग गया। काफी संख्या में तीर्थयात्रियों को सड़क किनारे समय गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो पाई। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपनी निगरानी बढ़ा दी। तस्वीरें टनकपुर के बनबसा बैराज की हैं, जहां शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से चौकस हैं। बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। बनबसा बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खटीमा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी का बसेरा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है।
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। और खबर उत्तराखंड के रामनगर में, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां नेशनल हाईवे 309 के पास पूरी सड़क बह गई और बरसाती नदी में एक बाइक सवार युवक फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार खुद को रोक नहीं पाया और पानी की रफ्तार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। गनीमत यह रही कि वहां स्थानीय लोग मौजूद थे, जिससे दोनों की जान बच गई। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। और ये देखिए, ये दो शख्स बाइक पर सवार होकर कैसे इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नाले का पानी इस सड़क पर बह रहा था और उसके बहाव में इनकी बाइक पहले फंसी और उसके बाद दोनों बहने लगे। अच्छी बात यह रही कि स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जैसे तैसे दोनों की जान बचाई। फिलहाल दोनों बाइक सवार सकुशल बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें देखिए कि कैसे ये बाइक सवार इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था और तेज बहाव इस सड़क पर पानी का चल रहा था और इसी दौरान इसकी बाइक उस पानी के बहाव में बह गई। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। पीलीभीत के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक तरफ लोगों तक जहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन इलाकों से लोगों को निकाल रही है जहां कई फीट तक पानी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर 300 लोगों को बाहर निकाला है। दरअसल पीलीभीत में बनबसा बैराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से ही शारदा नदी के किनारे गांव पानी में जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर हाईवे, लिंक रोड और रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। इस वजह से शहर से लेकर गांव तक के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली की आपूर्ति बाधित है। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान में ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। कल भी दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में लोग जल भराव से जूझते नजर आए। साथ ही कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। दिल्ली में जल भराव की परेशानी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। सब इलाकों में जाम, पानी भरा हुआ है, लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने नालों की सफाई नहीं की है। इन्होंने नालों की सफाई पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल हथनीकुंड बैराज में हिमाचल और उत्तराखंड से पानी आता है। हथनीकुंड बैराज पर ज्यादा पानी इकट्ठा होने पर उसे यमुना में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कई इलाकों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस समय मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर आतंकियों की तरफ से जो भारतीय सेना के वाहन थे उन पर हमला किया गया। कुछ दूरी पे हम मौजूद हैं क्योंकि टेरर स्पॉट्स पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो आसपास के घने जंगल का इलाका है वहाँ पर आप देखिए
कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। एक बार फिर जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया है। तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है एक बार फिर शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कठुआ के इलाके में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के 2 वाहन जो है उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से जो आतंकी हैं उन पर फायरिंग जो है वो की गई, जिसके बाद आतंकी जो है वो घने जंगल के इलाके में छुप जाते हैं। वहीं कठुआ में आतंकी हमले के बाद से ही सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस ने मिलकर यह सर्च अभियान शुरुआत की है। कठुआ में आतंकियों को उनकी मान से बाहर निकालने के लिए चल रहे विशेष अभियान में भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल हो गई है। हमले के बाद मौके पर एनआईए की टीम भी पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। ये सर्च पुलिस महानिदेशक आर स्वैन की निगरानी में हो रही है। इस बीच हमले में शहीद 5 सैनिकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के माचेडी इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई थी। जवानों की शहादत को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर संसद में बात करेंगे। नहीं मिल के आए हैं आप, कुछ नहीं बोलना चाहते। सर शहीद की मां से मिले हैं, पार्लियामेंट में बोलूंगा जी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों को हमले का इनपुट मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं वो समझ लें कि जब तक बेगुनाह मारे जाएंगे संवाद नहीं हो सकता। और कठुआ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद हुए सभी जवान उत्तराखंड से थे। हाल के दिनों में घाटी की आतंकी घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हुए। हमले में जान गंवाने वाले 5 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले थे। परिजनों को सौंपने से पहले इन जवानों को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें खुद सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और कहा कि जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेकी, कमल रावत, आदर्श नेकी, नायब सूबेदार आनंद सिंह और विनोद सिंह शहीद हुए। रियासी में जवानों पर हुए हमले के बाद अब कठुआ की घटना से सरकार घेरे में है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि घाटी में शांति स्थापित करने को लेकर सरकार देश को गुमराह कर रही है। हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से निशाने पर पाकिस्तान है। जम्मू में आतंक के आका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। कठुआ में शहीद 5 जवानों का दर्द देश के अलग अलग हिस्सों में साफ नजर आ रहा है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया और सरकार से आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। पाकिस्तान के अंदर हमला वो बहुत जरूरी है। हम अब और सैनिक जो हैं अपने नहीं खो सकते। ये केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का काम जो है वो किया जाए। जम्मू बार एसोसिएशन ने भी आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर बेगुनाह जवानों को टारगेट किया जा रहा है। वकीलों ने कहा कि पाकिस्तान को अगर लड़ना ही है तो वो सीधी जंग में उतरे। छुपकर घात लगाकर सिटीजन को या एक अनअवेयर फौज को आप अगर निशाना बनाओ, ये कहाँ की बहादुरी। पाकिस्तान अगर वाकई में ये समझता है कि पाकिस्तान ने कोई इनिशिएटिव लिया है और पाकिस्तान ने अपना कोई एम सेट किया है और उनमें अगर ज़रा भी कोई मर्दानगी है, पाकिस्तान को चाहिए आमने सामने की लड़ाई लड़े। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शरद पवार ने राहुल गांधी को न्योता भेजा है। पंढरपुर धार्मिक यात्रा में शामिल होने का ये न्योता है।
14 जुलाई को पंढरपुर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी। और हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विक्रांत, इस यात्रा के मायने क्या निकाला जाए? इसका न्योता भेजा गया है, राहुल गांधी ने क्या वहां पर जाने की सहमति दे दी है और इससे इंपैक्ट क्या होना है आने वाले विधानसभा चुनाव में? जी विपिन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है पंढरपुर की यात्रा। पंढरपुर की वार्षिक धार्मिक यात्रा, जिसे वारी भी कहते हैं, ये करीब 250 किलोमीटर की यात्रा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो समाज सुधारक संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम, इनकी पालकी भी इस यात्रा में साथ साथ निकलती है। इसमें कीर्तन भजन करते हुए लोग जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दलितों के साथ साथ जो प्रगतिशील हिंदू हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो एक बड़े वर्ग को महाराष्ट्र में इस साल में चुनाव होना है अब से 3 महीने बाद। उसके पहले एक बड़े धार्मिक वर्ग को, दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। शरद पवार ने 7 जुलाई को ये यात्रा जब उनके गांव पहुंची थी तो वहां पर इसका स्वागत किया था, जिसका विपक्षी दलों ने, बीजेपी ने खासकर विरोध किया। और ऐसे में राहुल गांधी को शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल होगी। खुद राहुल गांधी 14 जुलाई को इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल होगी और महाराष्ट्र की सियासत में निश्चित तौर पर इसको लेकर के आपसी वाद विवाद आपको आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल विक्रांत, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा के बहुत ज्यादा मायने हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है, कुछ दिन में कंफर्मेशन आ जाना है और माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी शामिल होंगे तो ये चुनाव पर एक बड़ा असर डाल सकता है और इससे कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस जानकारी के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि शरद पवार का प्लान क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की सियासी हैसियत में बड़ा इजाफा किया है। 2019 में ममता और शरद पवार राहुल को विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन 2024 में उनको वो जगह भी मिल गई। अब शरद पवार ने राहुल को बतौर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता के तौर पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक धार्मिक यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया है। सूत्रों की माने तो राहुल 14 जुलाई को इसमें पैदल यात्रा कर शामिल भी हो सकते हैं। इस यात्रा के बहाने शरद पवार उस वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी झलक 2024 चुनाव में दिख चुकी है। पंढरपुर की ये यात्रा समाज सुधारक तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर से जुड़ी है, जिन्हें दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जाना जाता है। शरद पवार ने भांप लिया है कि दलित, मुस्लिम और मराठा का मेल आघाड़ी की जीत की कुंजी साबित हो सकता है। पवार 17 जुलाई को खत्म होने वाली इस यात्रा में अपने साथ राहुल और उद्धव ठाकरे को शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में मराठा क्षत्र पवार दलित, आदिवासी, मुस्लिम और मराठा वर्ग को एक साथ साधना चाहते हैं। बड़ी खबर, हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सरकारी लापरवाही से हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई थी। भोले बाबा की भूमिका पर एसआईटी क्यों खामोश है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और भोले बाबा को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, कार्रवाई के बजाय बाबा को क्लीन चिट दी गई। मायावती ने गंभीर आरोप एसआईटी की रिपोर्ट पर आप खड़े कर दिए हैं। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, पहले शुरुआत से ही पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया, पहले बाबा का नाम एफआईआर में ना होना, फिर एसआईटी की रिपोर्ट में अब जिक्र ना करना और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू और बीएसपी सुप्रीमो ने सरकार पर और एसआईटी की रिपोर्ट पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वही सवाल उठाए हैं जो सवाल हर व्यक्ति पूछ रहा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी नारायण हरि साकार का नाम नहीं है उसमें। यहाँ तक कि विपिन, आप सोचिए कि उससे पूछताछ करने की जरूरत भी एसआईटी के दोनों मेंबर, जो आगरा की एडीजी हैं और जो अलीगढ़ के कमिश्नर हैं, उन लोगों ने नहीं समझा। तो इसी बात पर मायावती ने कहा ये एसआईटी की रिपोर्ट ये पूरी लिपापोती है और कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। वो इकलौती नेता है जो बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है, जो कि बाकी राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता इस मामले में खामोश हैं।
वक्त उन्होंने उसी एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है कि बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पंकज, और ये वही सवाल है जो तमाम लोग उठा रहे हैं। और इस एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है कि जिसने सत्संग किया उससे एसआईटी ने पूछताछ तक नहीं की, और इसीलिए अब मायावती ने भी सरकार पर हमला बोला। बहुत शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए। और बाबा सूरजपाल को एसआईटी क्लीन चिट देती नजर आ रही है, जिससे उनके अनुयायियों में खुशी का माहौल है। हाथरस भगदड़ पर गठित एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का कहीं जिक्र नहीं किया है। रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। साथ स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी तय की गई है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने कहा कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे में गहन जांच की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाथरस हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। 400 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। बाबा को क्लीन चिट मिलने के बाद अनुयायियों में खुशी का माहौल है। उनकी हमारे ऊपर काफी कृपा रही और ये निर्दोष सही हुआ, ये फैसला हुआ। निर्दोष है हमारे नारायण साकार हरि, परमात्मा मानते हैं, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। बदनाम करने के लिए उनका ऐसा कोई भी दोष नहीं है। वहीं वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहिर शाह को पकड़ने में पुलिस को 3 दिन लग गए। इस घटना के बाद से ही विपक्ष पूरी सरकार पर हमलावर है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह पकड़ा गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि हादसे के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी घटना का सीसीटीवी फुटेज कहां है। मिहिर ने BMW कार से स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। शिवसेना UBT ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उसे मर्डर जैसे ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि हिट एंड रन की तो एक बात होती है, लेकिन इन्होंने घसीटे हुए डेयरी तक लेके गए और फिर रिवर्स में आके भी उड़ाया है, तो ये मर्डर ही है और मर्डर जैसे ही ट्रीट हुआ जाए। पीड़िता कावेरी नखवा के परिजन इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। We should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. मिहिर के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह पर बेटे को भगाने और कार को मौके से हटाने का आरोप है। पुलिस ने मिहिर की मां और बहन को भी हिरासत में लिया है। और हादसे वाले दिन मृतक कावेरी नखवा के पति उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर उनकी पत्नी को कार से रौंद दिया। एक बात ये सामने आई है सीसीटीवी के जरिए कि एक्सीडेंट के बाद में बोनट पर बॉडी थी और उसको बहुत दूर तक घसीटते हुए लेकर गए। ये वो गलत बात है। ये बोनेट पे बॉडी नहीं थी, बॉडी बोनट पे नहीं थी। बोनट के ऊपर हम लोग गिर गए दोनों। मैं लेफ्ट साइड में गिरा, वो चक्के के नीचे आई, चक्के के नीचे फंस गई और उसने बेरहमी से चक्का ऐसा गोल से घुमाया कि उसमें से धुआं आ गया, उसको घसीट के लेके गया। वो मेरे आंख से मैं खुद देख रहा है, पलक झपक में उसने इतने स्पीड में दौड़ाई गाड़ी, मैं उसके पीछे दौड़ा, फिर भी नहीं मिला। वो एक सामान्य इंसान अगर नशे में ना हो तो इस तरह की घटना के बाद स्वतः रुकता है, तो आपको लगता है कि नशे में रहा जरूर होगा निश्चित तौर पर। अगर वो नशे में रहता ना तो वो ब्रेक मार के पीछे ले लेता था गाड़ी। अगर नशे में नहीं रहता, उसके अंदर अगर आदमी होने की ये रहती ना तो वो पीछे लेता था गाड़ी और वो आगे नहीं जाता था, उसमें मेरी औरत बच जाती थी। और इसी मामले में आबकारी विभाग ने उस बार के खिलाफ भी एक्शन लिया है जिसमें मिहिर शाह अपने दोस्तों के साथ गया था। विभाग ने जांच के बाद बार को सील कर दिया है। इस बार में कुल 4 दरवाजे थे। चारों दरवाजों पर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो है सीज करके लॉक लगा दिया है। यहाँ पर आप देखिए ये बैनर है, ये यहाँ पर आपको वायस ग्लोबल तपस बार लिखा हुआ नजर आएगा। साथ साथ में जो सीज किया हुआ बार का जो लॉक है वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं इस बार में जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती है कि इस बार में जो है किसी तरह की यहाँ पर अवैध
काम चलते थे, कोई रेगुलरिटीज़ थी, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार में लगभग 60 के करीब जो है कर्मचारी काम करते थे। उन कर्मचारियों का भी बयान मुंबई पुलिस ने लिया है, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आप देखिए जो तपस बार है उसको यहाँ पर सील किया गया था और सील करने के बाद में जो मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, पंचनामा किया जा रहा है। बार के अंदर जाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष। और अब बात मुंबई की, जहां पर मराठी फिल्मों के निर्देशक प्रवीण मोहारे शिवाजी पार्क के पास एक पेड़ पर चढ़ गए और कूदने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड घरेलू जानवरों को दिखाने के लिए 30,000 की रकम वसूलता है, जो बिल्कुल भी गलत है। इसी की वजह से उनकी फिल्म को NOC नहीं मिली है। फिलहाल दमकल और पुलिस विभाग की टीम ने उनको पेड़ से उतारने की कोशिश की है। तो एक फिल्म के निर्देशक ने उन तमाम एनजीओज के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था और पुलिस और दमकल विभाग की टीम की मदद से फिलहाल इन्हें पेड़ से उतार लिया गया है, क्योंकि इनकी फिल्म को NOC नहीं मिल रही थी, जिसके विरोध स्वरूप ये पेड़ पर चढ़कर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो आरोपी के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त कार्रवाई भी करे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट मामले की जांच कर रही है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा। अंशुमन सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त शहीद हो गए। जैसे कीर्ति चक्र देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई कैप्टन अंशुमन की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। इतनी कम उम्र में विधवा हुई स्मृति के प्रति भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनकी वाइफ स्मृति सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में अगर आरोप साबित हो जाता है तो फिर 3 साल की सजा हो सकती है, जिसकी महिला आयोग ने मांग की है। इस मामले में आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस बीच खबर यह कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बन गए हैं। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने इसका सोशल मीडिया साइट X पर ऐलान किया। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिल गई है। गंभीर अब भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं। 42 साल के गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। दरअसल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। अब गंभीर के सामने बतौर कोच टीम इंडिया की जिम्मेदारी है। कोच बनने के बाद गंभीर ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंडिया मेरी पहचान है और देश की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। टीम इंडिया में वापसी करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि कैप अलग होगी, लेकिन मेरा लक्ष्य वही होगा जो हमेशा से रहा है, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। मैन इन ब्लू के कंधों पर 140 करोड़ भारतीयों के सपने हैं और मैं उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया सबसे पहले श्रीलंका दौरे पर जाएगी। श्रीलंका का दौरा 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी।